Welcome to Minds of UPSC, the one-stop solution for all your UPSC related queries। देखिए, कल हमने फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस करे थे। आज हम 11 टू 20 क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इंडिया जो है, आज हमें पता है 50 to 60% इलेक्ट्रिसिटी आज भी कोल के ऊपर से ही बन रही है। इसीलिए इंडिया ने फेज आउट न कहते हुए फेज डाउन वाली अप्रोच अपनाई है। COP27 COP28 में इंडिया की जो अप्रोच रही है वो रही है फेज डाउन वाली। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का एक और पार्ट है, इंडिया के अंदर यूरेनियम डिपॉजिट है क्या? तो माइन्यूट आपको यूरेनियम डिपॉजिट भी इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये वाली स्टेटमेंट को 1 मिनट होल्ड करके रखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए 60% एनरिचमेंट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, लेकिन अगर हम JCPOA अगर किसी ने पढ़ा हो, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यूएसए और ईरान के बीच में डील हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से एग्जिट मार लिया था। लेकिन इसके अंदर जो नंबर दिया था, एनरिचमेंट लेवल दिया था, वो था 3.67%। मतलब अगर JCPOA के अंदर 3.67% है तो यहाँ 60% पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर दे दिया है उन्होंने। तो UPSC ऐसा नंबर के अंदर ज़्यादातर गेम खेलता है, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन करता है, एक्सट्रीम नंबर दे देता है, और एक तरीके से करें तो ये एक्सट्रीम नंबर ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखते हैं ABCD में से कौन सा सही है। तो जो सेकंड वाला इनकरेक्ट है, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट आपको सिर्फ C में देखने को मिल रहा है, और फिर फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो सेकंड वाला इनकरेक्ट से भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ सकते हैं। तो आंसर C। इसके साथ में अगर देखें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो बिल्कुल देखा था हमने, माइन्यूट यूरेनियम डिपॉजिट आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, और कोल के ऊपर डिपेंडेंट तो है ही। इसके बाद आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। प्राकृतिक तौर पर मार्सुपियल इंडिया में नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब आप पूछोगे मार्सुपियल क्या है, तो मार्सुपियल के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल आपको मिल जाएगा कंगारू। कंगारू आपने देखे होंगे। कंगारू कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको कंगारू देखने को मिलेंगे, इंडिया में तो नहीं मिलेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें, मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर। अब बात करें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने कंगारू देखे, लेकिन हमने उसको कभी भी ऐसा माउंटेन ग्रासलैंड पे जनरली देखा नहीं होगा। देखा भी होगा ग्रासलैंड पे देखा है, उसके साथ में आपने फॉरेस्ट में भी देखा होगा। तो इस तरीके से ये वाला तो इनकरेक्ट हमें लग ही रहा है। अगर देखें यहाँ पे एक और दिया हुआ है, विथ नो प्रेडेटर। अब प्रेडेटर की बात करें तो ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जिसका कोई प्रेडेटर आपको नहीं, बहुत ही लिमिटेड आपको ऐसे एनिमल मिलेंगे। हर व्यक्ति अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा है। तो मार्सुपियल के अंदर कंगारू देख रहे होगे तो आपको कंगारू के भी कोई ना कोई प्रेडेटर मिल ही जाएंगे। तो जो थर्ड वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल इनकरेक्ट है, और पहला वाला करेक्ट हमने देखा था। तो इसका भी आंसर आ गया C। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। ये हिंदी वाला आ गया, अब ये इंग्लिश वाला। 13th के अंदर देखें, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डाटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। पहला है IUCN, सेकेंड है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, थर्ड आ रहा है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNWCED, फोर्थ है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब देखिए UNEP और UNWCED। WCED के बारे में तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। रही बात UNEP की, तो UNEP के पास में खुद के लिए ग्राउंड पे जाके
रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनालिसिस करने का उनके पास में टाइम नहीं रहता। ये ज़्यादातर किया जाता है एनजीओज़ के द्वारा। अब एनजीओज़ के अंदर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आपने देखा होगा आईयूसीएन। आईयूसीएन ही ग्राउंड पे जाके अलग अलग लिस्ट पब्लिश करता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस है रेड लिस्ट ऑफ आईयूसीएन। रेड लिस्ट के अंदर आपको थ्रेटन्ड, नॉन थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड के अंदर भी एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ऐसी कैटेगरीज मिल जाएगी। तो वो किसके द्वारा पब्लिश होती है? आईयूसीएन की। सिमिलरली जब आईयूसीएन अपनी रिसर्च करता है, स्टडी करता है, तो वो इन्वेसिव स्पीसीज़ के ऊपर भी रिसर्च करता है। तो इन्वेसिव स्पीसीज़ के ऊपर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी, डाटा पब्लिश करा है, और वो है इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, और ये ही डाटाबेस बनाते हैं। तो आंसर जो आ गया इसका आईयूसीएन। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसको डिफ़िकल्ट लेवल में मान सकते हो। जिनको पता है उनके लिए इजी है, नहीं तो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन चाहे तो अवॉइड भी किए जा सकते हैं। 14th क्वेश्चन की बात करें, ये चल रहा है हमारा एनवायरमेंट वाला सेक्शन। तो एनवायरमेंट के अंदर 14 क्वेश्चन आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग फौना। लायन टेल मकाऊ। अब ये लायन टेल मतलब लायन के जैसे उसकी टेल है, मकाऊ मतलब बंदर, आपको बंदर की स्पीसीज देखने को मिलेगी। सेकंड है मालाबार सीवेट। मालाबार मतलब मालाबार वाले एरिया के अंदर, मालाबार वाला एरिया जो रहता है नीलगिरी, केरल, ये वाला आपको जो एरिया मिलेगा वहाँ पे मालाबार एरिया देखने को मिलेगा। सीवेट की बात करें तो कैट से रिलेशन आपको सीवेट का देखने को मिलेगा। सांबर डियर। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। नॉक्टर्नल मतलब होता है जो रात के अंदर ज़्यादातर जगते हैं। अब जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा 14 क्वेश्चन एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। रात्रिचर जो रात्रि के अंदर अपना कार्यक्रम या काम वाम करते हैं। तो अगर जो मनुष्य है वो डायर्नल, या फिर जो आपको मोस्टली एनिमल्स मिलेंगे काऊ, बफेलो, फिर टाइगर, एलिफेंट, ये आपको डायर्नल मिलेंगे, और जो रात के अंदर है वो नॉक्टर्नल। क्वेश्चन पूछा है नॉक्टर्नल के बारे में। तो बंदर जो है इंडिया, बंदर से ही, इंडिया नहीं, मनुष्य जो है बंदर से ही इवॉल्व होके बना है। तो इसीलिए मकाऊ भी आपको मेनली डायर्नल देखने को मिलेगा। जैसा मनुष्य डायर्नल है, ह्यूमन बीइंग डायर्नल है, सिमिलरली मकाऊ भी डायर्नल आपको देखने को मिलेगा। ये डे टाइम पे ज़्यादा एक्टिव मिलेंगे। सेकंड बात करें कैट की, सीवेट की, मालाबार कीवेट, तो ये आपको रात्रिचर ही मिलेगा। रात्रिचर मतलब रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सांबर डियर की बात करें तो डियर आपको दिन में, आपने देखा होगा शेर और डियर के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो डे टाइम पे ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसके साथ में डस्क और डॉन के समय आपको वन ऑफ द मोस्ट या फिर सबसे ज़्यादा एक्टिव ये देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बात हो रही है सनसेट के बाद में, और नॉक्टर्नल, और एक और वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, वो वर्ड है जनरली, आमतौर पर वो नॉक्टर्नल है। तो सांबर डियर आमतौर पे नॉक्टर्नल नहीं रहता है, वो आपको रात में एक्टिव मिल जाएगा या फिर शाम के समय एक्टिव मिल जाएगा, लेकिन जनरली एक्टिव नहीं रहता है वो। और मकाऊ को तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है मालाबार सीवेट। 14 का ओनली 1 आंसर आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड। बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज, हनी बीज एंड वास्प्स। अब इसका अगर हिंदी आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है कि वास्प किसको बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाइज किसको बोलते हैं, तो आप हिंदी में देख सकते हो। हिंदी में एक बार मैं लगा देता हूँ। हिंदी का आ गया तितली, ड्रैगन फ्लाई को बोला है व्यात पतंग, मधुमक्खी, बर्रा। अब ड्रैगन फ्लाई जो है आपने तालाबों पे या फिर रिवर्स के ऊपर आपने हेलीकॉप्टर जैसा उड़ते हुए देखा था, जिसे हम आमतौर पे हेलीकॉप्टर कहते हैं, उसी का नाम है ड्रैगन फ्लाइज। अब ये वाला जो है क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन है जो ऐसा वैगल डांस करता है और अपने किन्स को, किन्स मतलब रिलेटिव को
बताने की कोशिश करता है फूड का डायरेक्शन और फूड का सोर्स। मतलब उनके बहुत सारे रिलेटिव्स हो गए, तो जब ये ऊपर नीचे वैगल डांस कर रहे हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, तो इससे वो डायरेक्शन अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको इंडिकेट करते हैं। तो अब वो कौन से हो सकते हैं? बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई आपने देखा होगा ज़्यादातर इंडिविजुअल रहते हैं, या फिर 2-3 से ज़्यादा आपको बटरफ्लाई देखने को नहीं मिलेगा। ड्रैगन फ्लाइज, तो ड्रैगन फ्लाइज भी आपको दिखेंगे तो साथ में बहुत सारे, लेकिन सब अपने अपने सेपरेट काम करते रहते हैं। रही बात वास्प की, वास्प मतलब बर्रा हमने देखा, तो वो हमें इतना उसके बारे में नहीं देखने को मिलेगा। आप इसको मक्खी से भी कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड डे के हनी बीज, तो हनी बीज हमें पता है भाई ग्रुप में रहती है, छत्ता रहता है हनी बीज का, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बनाती है, ग्रुप में रहती है, उसके साथ में बहुत सारे रिलेटिव्स भी रहते हैं। सब जाते हैं कहाँ पे? शहद निकालने के लिए जाते हैं। शहद निकालने के लिए तो हम, जिन्हें पता है उन्हें तो वो तो डायरेक्ट आंसर ला सकते, जिन्हें नहीं पता है वो समझ सकते कि भाई हनी बीज अपने रिलेटिव्स को इंडिकेट कर रही है कि कहाँ पे फ्लावर से कहाँ पे शहद की पोजीशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हनी बीज। आप ये थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस हो गया, इतना एनालिसिस के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई लगा सके तो ऐसा एनालिसिस करके भी आप आंसर को एक तरीके से दूसरे ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन भी हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही देखने को मिल रहा है। 16 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent properties. How many of the statement are correct? 1, 2, 3 and 4. बात करें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की, तो जितने भी आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे हर एक की कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती है। आयुर्वेद के अंदर, चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर, ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल। इसके साथ में सेकंड है सम मशरूम है साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे जो जो होते हैं, या फिर जो एडिक्शन, अल्कोहल से ऊपर ड्रग्स के अंदर जाते हैं, तो ड्रग्स वाली जो एक तरीके से उसे ही साइको एक्टिव एलिमेंट्स या फिर साइको एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। तो ऐसी कोई मशरूम है क्या जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है? तो बिल्कुल ऐसे आपको मशरूम देखने को मिलेंगे। थर्ड अगर देखें, सब मशरूम है इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़। इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट को मार सकने की प्रॉपर्टीज़। तो भाई सब मशरूम है, मशरूम जो है आपको फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट के अंदर जब भी मशरूम रहेंगे तो उन्होंने अपने आप को इम्यूनिटी बिल्डअप करी होगी। इम्यूनिटी किन से? फॉरेन मैटर से, फॉरेन बॉडी से। फॉरेन बॉडी के अंदर फंगई आ जाएंगे, फॉरेन बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, ये सब चीज़ें आ जाएगी। इसके साथ में वो उन्होंने अलग अलग इंसेक्ट से भी अपने आप को इम्यूनिटी बनाई होगी, तो दे डेफिनेटली हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़। इसके साथ में फोर्थ है सम हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़। बायोल्यूमिनेसेंट मतलब एक तरीके से चमकने वाली, सेल्फ लाइट क्रिएट करने वाली। अब सेल्फ लाइट क्रिएट करने वाले, आपने मूवी देखी होगी अवतार। अवतार के अंदर आपने कोई ना कोई सब फोटोज़ देखा होगा, मशरूम जो रात के समय पे बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो उससे हम इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं कि भाई ऐसे कोई ना कोई मशरूम बिल्कुल हो गए। करेक्ट आंसर हमारा आ गया ऑल अबोव या फिर ऑल फोर। तो सम वाले क्वेश्चन आप देखिए, सम वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसे कोई ना कोई सब्सटेंस या कोई ना कोई मशरूम तो होगा जिनके पास ये प्रॉपर्टीज़ होगी। और अगर यूपीएससी को सम वाले क्वेश्चन को हटाना होगा, वो चाहे कि ये वाले क्वेश्चन को गलत कर जाए, तो उसको हर मशरूम के बारे में, एवरी मशरूम की स्पीसीज़ को स्टडी करना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। और अभी तक जहाँ तक साइंटिस्ट की बात है, तो आज भी हम 50% से ज़्यादा स्पीसीज़ तो एक तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, उनके बारे में साइंटिफिक डिस्कवरी ही नहीं हुई है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे मशरूम स्पीसीज़ भी मिलेगी जिनकी अभी तक डिस्कवरी ही नहीं हुई है। तो ये फिर यूपीएससी को इनकरेक्ट प्रूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर इजीली भी आ सकता है ऑल फोर। अब आ जाते हैं 17 क्वेश्चन के ऊपर। 17 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्क्वेरल। हमारी आम हमने देखी होगी घर के अंदर गिलहरी को कहा जाता है इंडियन स्क्वेरल।
पहला दिया हुआ इनके बारे में, दे बिल्ट नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। बरोज मतलब गड्ढा बना के वो ग्राउंड के अंदर रहते हैं। नेस्ट मतलब अपना रहने की जगह या फिर हाउस एक तरीके से मान सकते हो। सेकंड पे देखिए, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। थर्ड है, दे आर ओमनीवोरस। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब बात करें ओमनीवोरस की, तो जो आपको स्क्विरल मिलेंगे वो वेज, वेज मतलब पेड़ पौधे की पत्तियाँ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब खाने के साथ साथ में वो नॉन वेज के अंदर भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या खाते हैं वो, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खा लेते हैं। इसके साथ में छोटे छोटे आपको वास्प की क्रिए अलग अलग स्पीसीज मिलेगी जो ये स्क्विरल खा लेते हैं। तो दे आर ओमनीवरस, बिल्कुल दे आर ओमनीवरस। सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाए, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। तो बिल्कुल, अब वो इतना भारी भारी कोई सीड्स रह गए, कोई नट्स रह गए, तो उसको पेड़ के ऊपर नहीं ले जा सकते, तो दे स्टोर देयर फूड, ऑब्वियस सी बात है। अब जो आ गया वो इशू आ रहा है फर्स्ट वाले के अंदर, दे बिल्ट नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे आपने बरोज किसको बनाते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा माउस को, आपने इसके साथ में माउस के साथ में आपने मंगूस को देखा होगा। ये सब ज़मीन के अंदर अपने नेस्ट बनाते हैं, लेकिन आपने स्क्वेरल को ज़मीन के अंदर से निकलते हुए बहुत कम देखा होगा। आपने जब भी देखा होगा तो जो स्क्वेरल अपनी नेस्ट बना रही है, या तो कोई मकान है तो मकान के ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको उनका नेस्ट देखने को मिलेगा, या तो फिर कोई पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधों की ब्रांचेस पे आपको, हॉलो ब्रांचेस के अंदर जगह जगह पे आपको उनके नेस्ट देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से भी देखें तो पहला वाले को हम इनकरेक्ट एक तरीके से कर सकते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, तो ओनली टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विथ टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिया, अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इंडिया नहीं वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाले टेम्परेचर पे भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं क्या, बिल्कुल ऐसे आपको सर्वाइव करने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल वॉल्केनोज है, वॉल्केनोज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन आपको वॉल्केनोज की जो आपको वॉल्स मिलेगी, मान लीजिए वॉल्केनो है, वॉल्केनो की वॉल्स, यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई वेजिटेशन और कोई ना कोई फॉनल स्पेसीज सर्वाइव करते हुए मिल जाएगी। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री, 0 डिग्री के नीचे तो आपने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे ही होंगे। आपने तो बहुत सारे स्नो डियर है, स्नो लेपर्ड है, ये 0 डिग्री से नीचे रहते हैं। इसके साथ में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे जो 0 डिग्री से नीचे एक तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विथ pH बिलो 3। एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर भी आपको कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगी। अभी हमने देखा था कि यूपीएससी को अगर सम को इनकरेक्ट प्रूव करना रहा है तो उससे पहले तो हर ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, उनकी हर एक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से भी हम इजीली मार्क कर सकते हैं, ऑल 3 शुड बी करेक्ट। देखिए यूपीएससी को ऐसे जो 2023 वाला वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर था, उसके अंदर भी हमने कैसे ईजिली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया या फिर ऑप्शन को ईजिली हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सके। अब वापस से आ जाए 19 क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वुड है, वुड के अंदर कौन सी ऐसी स्पीसीज है, कौन है जो इसके अंदर गड्ढा करके, या फिर गड्ढा है तो गड्ढे के अंदर स्टिक्स डाल के इंसेक्ट को पकड़ता है, इंसेक्ट को स्क्रैप करता है। तो कौन है वो ऐसा, फिशिंग कैट, ओरंगुटान, ऑटर, स्लोथ बियर। फिशिंग कैट की बात करें, फिशिंग कैट तो 4 पैर है, वो पकड़ ही नहीं सकती कुछ लकड़ी वकड़ी, तो ये कैंसिल हो गया। ओरंगुटान आपको मिलेगा एप से। आपने अगर क्रिश मूवी देखी हो तो क्रिश मूवी के अंदर जो ओरंगुटान के साथ में क्रिश की फाइट होती है ऊपर चढ़ने की, तो वो क्रिश मूवी से अभी आप समझ सकते हो। या तो फिर बहुत सारे ऐसे बंदरों के एप्स के वीडियोस चलते हैं, तो वो इजीली लकड़ी पकड़ लेते हैं, डंडे पकड़ लेते हैं। तो आप इससे ओरंगुटान को एक तरीके से समझ सकते हो कि ओरंगुटान राइट आंसर होना चाहिए। लेट अस होल्ड, अपन को चारों ऑप्शन देखने
चाहिए और देखना पड़ता है यूपीएससी के अंदर। स्लोथ बियर की बात करें, स्लोथ बियर तो भाई बियर जो है, बियर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि बियर भी जो हनी है वो निकालता है, लेकिन हनी निकालता है, इंसेक्ट्स निकालता है कि नहीं ये ज़रूरी हमें पता नहीं है। ऑटर की बात करें तो ऑटर ऐसा कोई काम करता नहीं है, तो हम हुए कंफ्यूज बी और डी के बीच में। लेकिन बियर जो है मेनली हनी की बात करता है, ओरंगुटान जो है बंदर है, एप से, आदमी से थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर रहा है, इसके साथ में उनके पास में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस भी देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर हम अगर मार्क करना चाहें तो हमें ओरंगुटान मार्क करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एरोसोल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट एंड लुब्रिकेंट इन हाउ मेनी ऑफ द अबो आर HFCs यूज्ड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप कह सकते हो UNFCCC और एनवायरमेंट वाले जितने एग्रीमेंट है उसके अंदर से आप समझ सकते हो। ये वाला डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हर एक चीज़ के बारे में, एरोसोल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट, लुब्रिकेंट के बारे में हमें नहीं पता रहता कि किसके अंदर कौन सी चीज़ आ रही है, किसके अंदर नहीं आ रही है। तो HFCs किसके अंदर यूज़ होती है? HFCs जो यूज़ आपको देखने को मिलेगा, HFCs आपको एरोसोल के अंदर बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। इसके साथ है फोम एजेंट। फोम एजेंट जो है HFCs यूज़ करती थी। अब HFCs क्या है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका रिप्लेसमेंट आया था HFCs। लेकिन HFCs क्या है? ग्रीन हाउस गैस। इसका ग्रीन हाउस गैस या फिर कह सकते कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बहुत ज़्यादा है। ये एटमॉस्फेयर पे जाके ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करती है, हीट ट्रैप करती है, इसीलिए इसे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस भी कंसिडर करते हैं। हालांकि इसका जो अगर ओजन फॉर्मेशन कैपेबिलिटी देखें तो वो बहुत ही कम हो जाती है। CFCs की ज़्यादा थी तो CFCs का रिप्लेसमेंट आया HFCs, लेकिन HFCs हो रही है ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कहाँ कहाँ से हमें आपको कौन कौन से HFCs कहाँ पे यूज़ देखने को उसका मिलेगा? एरोसोल के अंदर हमने देखा बिल्कुल मिलेगा, फोम एजेंट्स के अंदर मिल जाएगा, फायर रिटार्डेंट के अंदर भी आपको HFCs यूज़ होती हुई मिलेगी। लेकिन जो बात है वो बात है लुब्रिकेंट्स की। लुब्रिकेंट्स आपने देखा होगा ऑयलिंग के अंदर, ट्रक के अंदर, गाड़ी के अंदर आप लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हो, वहाँ पे आपको HFCs या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पे लुब्रिकेंट्स में आपको मेनली दिखने को मिलेगा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोलियम रहता है वो हाइड्रोकार्बन से ही बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए 20 का ओनली 3, या फिर लुब्रिकेंट को हटाने के बाद बचा C ऑप्शन करेक्ट। तो आज हमने देखे 10 से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आज भी देखें। ऐसे हम रेगुलरली 10-10 क्वेश्चन देखते जाएंगे और धीरे धीरे आपको बहुत सारी ट्रिक्स और एनालिसिस करने का स्ट्रेटजी, तरीका भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम सेंटर के अंदर क्या क्या तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और किस तरीके से करेक्ट आंसर को डिराइव कर सकते हैं। डेरिवेशन ऑफ करेक्ट आंसर, ये आपने अगर सीरीज़ पूरी देख ली तो इजीली मैं कह सकता हूँ 10 से 15 मार्क्स तो आपके इजीली गेन हो जाएंगे। तो जो अगर कोई ऑप्शन, कोई बच्चा अगर बाउंड्री पे अटक रहा है तो वो इजीली जो अपना कट ऑफ स्कोर है 10-15 मार्क्स से हाई स्कोर और कर लेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल के सेशन में 21 से 30 वाले, 21 से 30 वाले क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और कमेंट के अंदर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट के अंदर भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।